नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अरे इन बेटियों ने तो अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी देश के नाम कर दिया। जब ये पदक जीत कर आती हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊपर हो जाता है। लेकिन आज वही बेटियां जब इतने गंभीर आरोप लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी है तो फिर ये क्यों तमाम कान बंद हो गए? आज सवाल पूरा देश पूछ रहा है इन बेटियों की तरफ से कि क्या है ये कानून व्यवस्था। जब ऐसे गंभीर आरोप कोई बेटी लगाती है तो इस देश का कानून कहता है कि फौरन एफआईआर दर्ज हो। फिर क्यों दो दो बार इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि एफआईआर दर्ज हो? और इस वक्त बड़ी मीटिंग चल रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स में कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो। ऐसे वैसे के खिलाफ नहीं, इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप यौन उत्पीड़न का है। क्यों सबकी आंखें बंद हो गई हैं? जब इस देश की बेटियां सड़कों पर बैठकर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा कि आखिर मामला दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो। क्या मांग रही है? इन्वेस्टिगेशन, एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन। मामला बहुत गंभीर है और आज तक इन बेटियों की आवाज बन रहा है। कम से कम जांच हो। अगर ये गलत है या फिर बृजभूषण शरण सिंह, कम से कम जांच की शुरुआत तो हो। अगर कमेटी बनाई गई थी तो कहां है उसकी रिपोर्ट? वो रिपोर्ट तो पता चले ताकि किसी बेटी को शर्मसार न होना पड़े और कोई उन्हें यह न कहे कि अगर वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरती हैं तो ये अनुशासनहीनता है। और इसीलिए आज ये आवाज हम आज तक के जरिए बुलंद करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कुछ ही देर में हमारे साथ विनेश फोगाट भी जुड़ेंगी और बजरंग पुनिया भी जुड़ेंगे। वही लोग जो लगातार छठे दिन भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में अमिताभ सिन्हा जी मौजूद है जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रतीक सोम साहब, प्रवक्ता जेजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। एल.एन. राव साहब, फॉर्मर डीसीपी है दिल्ली पुलिस के। सूर्या महतिल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिंह सांगवान साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत राय, एग्जीक्यूटिव मेंबर WFI एंड जनरल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ रेसलिंग फेडरेशन के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा की शुरुआत करें, बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्योंकि इस वक्त दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में एक बैठक चल रही है कि कौन से मामले लगा जाए। कुछ ही देर पहले इन तमाम रेसलर्स ने सामने आकर कहा था कि वीक एफआईआर ना दर्ज हो, कमजोर एफआईआर ना दर्ज की जाए। उनकी ये मांग है कि जितने गंभीर ये आरोप है उसी तरह से इस पूरे मामले की जांच हो। और अब एफआईआर को लेकर बैठक कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी। कल्पना करने की बात तो यह है कि कितना ताकतवर है ये शख्स कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई जाएं, इस पर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में चर्चा हो रही है। कल्पना कीजिए आप, एक बृजभूषण शरण सिंह कैसे इस देश की कानून व्यवस्था को कमजोर साबित कर रहा है। इस देश का कानून कहता है कि अगर एक भी बेटी कोई आरोप लगाए तो फौरन एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पीएचक्यू में पहले मीटिंग चल रही है और फिर मीटिंग के बाद तय होगा कि कौन सी धाराएं लगाई जाए। अरे माइनर लड़कियों ने भी आरोप लगाए हैं और इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि उन माइनर बच्चियों को आप सुरक्षा दिलाइए। उनके नाम एक्सपोज कर दिए गए हैं यूट्यूब के वीडियोस के जरिए। और अगर माइनर गर्ल्स हैं तो पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। इतनी गंभीर धाराएं पुलिस के इनके अधिकारियों को बताने और समझाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं। दिन बीतते रहे, महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी रही। सुबह उठकर कसरत और वर्कआउट और दिन चढ़ने पर चीख चीख कर अपनी बात कही। मुकदमों में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। न सरकार, न सिस्टम, न पुलिस। सुनवाई तब हुई जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आंखें दिखाई। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे मैं पूरा विश्वास है। ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए।
जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ। तो जो वहाँ पे रेसलर्स हैं वो लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ, पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। इंतजार कीजिए। लड़ाई अस्मिता की है। महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। इन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, तब सरकार ने कमेटी बनाई थी। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया। आपके पास तो पावर है, हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताए सीधा? हमारे तो कोई फोन भी नहीं उठाता कि हम फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? लेकिन विवाद वहीं का वहीं रहा, न सुनवाई हुई न कार्रवाई, तो ये फिर से धरने पर बैठी। इंसाफ की गुहार लगाई तो इन्हें अनुशासनहीन बताया गया। तो पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस दे आर गॉन स्ट्रेट अवे टू स्ट्रीट। ना, इट इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स। एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। मेडलवीर महिला पहलवान जब पहली बार धरने पर बैठी तो सियासत से परहेज किया था, लेकिन इस बार राजनीतिक नेताओं की एंट्री पर पाबंदी नहीं लगाई। मंच मिला तो एक के बाद एक कई नेताओं ने रुख किया। कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे, खासकर हरियाणा वाले, पहले पूर्व सीएम और फिर उनके सांसद बेटे। इस देश के सिस्टम के आगे, देश की सरकार के आगे न्याय की गुहार की, तो किस तरीके से देश की सरकार, देश की सिस्टम ने इनकी बात को अनसुना किया। न्याय के लिए न्याय मांग रही। किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं। खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। कांग्रेस के नेता खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे। ये देश का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे। ये देश का कानून है कि अगर कोई यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। ये कितने दुख की बात है कि जिस पे पूरे देश को गर्व है, आज उसे अपनी हक की लड़ाई पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों को सम्मान की लड़ाई में खापों का भी साथ मिला। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खाप के सैकड़ों सदस्य जंतर मंतर पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन ने भी मेडल वीरों का समर्थन किया। नरेश टिकैत ने जंतर मंतर आकर उनसे मुलाकात की। सब ये जो खाप चौधरी है, इन्होंने भी एक महसूस करा कि भाई हमें भी जाना चाहा वहाँ से। जो हमारे बच्चे हैं जो इस देश के लिए देश का नाम रोशन करे, विदेश सुमत स्वर्ण पदक जीत कर लावे, तो उन्हें क्या नौबत आ रही इस तरह की, क्यों नहीं हो रही उनकी सुनवाई, क्या समस्या है उनकी, तो यहाँ इस तरह तैयार है हम। महिला खिलाड़ियों की नाराजगी कोई 5 स्टार सुविधा की मांग को लेकर नहीं है। रात भर जंतर मंतर पर रहती हैं। वही खाना, वही सोना, वही प्रैक्टिस, नियम कायदा कानून यही कहता है कि अगर महिला शिकायत करे तो पुलिस केस दर्ज करे। लेकिन कुछ तो बात है बृजभूषण शरण सिंह के पास, जो दिल्ली पुलिस की कलम FIR लिखने में कांप जाती है। जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी,
जो आरोपी है वो कविता गा रहा है, जिनको जांच करनी है वो आरोप लगाने वाले पहलवानों को अनुशासनहीन होने की धमकी दे रहे हैं, जो पीड़ित है वो इंतजार कर रहे हैं कानून कब अपना काम करेगा। आज तक ब्यूरो। कोई खास मेहमान तो हमारे साथ यहाँ पर है ही। हमारे साथ दोनों हमारे पदकवीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनेश फोगाट जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और बजरंग पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनेश जी, बजरंग जी, आज मेरे साथ लगभग 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आज तक के स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे लगता है हम सबको खड़े होकर आप दोनों का, आप सभी का जो वहां पर डटे हुए हैं सम्मान करना चाहिए। एक बार हम सब खड़े होकर अपना सम्मान दिखाएं आपको। विनेश याद रखिएगा, ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि हम किसी का साइड ले रहे हैं। ये लड़ाई इसलिए है कि अगर इस देश की बेटियों को जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है तो कोई सुनने वाला है या नहीं है। इस देश का कानून कहता है कि अगर एक भी बेटी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए तो फौरन एफआईआर दर्ज हो। लेकिन ये बृजभूषण शरण सिंह आखिर चीज क्या है कि पीएचक्यू में दिल्ली पुलिस के इस वक्त बैठक चल रही है कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई जाए। ये इस देश का कानून नहीं। जांच चाहिए, कौन सही है कौन गलत है ये जांच से पता चलेगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए थी। पिछली बार भी आप लोग बैठी, दोबारा बैठना पड़ा, न कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, न एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है। आज जब पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या आपके मन में इस वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बाद बजरंग जी आपके पास। विनेश जी। देखिए मैम, थोड़ा सा एक उम्मीद और आस बंदी है आज जो हम लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि आस का एक कदम बढ़ा है हमारा न्याय की तरफ में, और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे रहा है लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अभी भी दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा नहीं है। पूरा क्या, बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भरोसा खुद से तोड़ा है। 6 दिन से हम बैठे हैं, एफआईआर भी हमारी दर्ज नहीं की। कोई नॉर्मल आदमी भी जाता है ना, उसका भी एफआईआर लिया जाता है, वो भी कोई एक महिला भी अगर जाए तो। हमने 7 महिला खिलाड़ियों ने जैसे जाके उधर एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट्स दिया था, तो एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई हमारी। तो ना तो उन्होंने खिलाड़ी होने के नाते तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया ही नहीं हमारा। एक नॉर्मल हिंदुस्तान का इंसान होने के अलावा मतलब उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं रखा। तो वही दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अभी हमें, क्योंकि वो भी देखते हैं कितनी धाराएं उनके ऊपर लगाते हैं, कहीं वो लूज एफआईआर तो नहीं करते हैं। तो वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कितना न्याय हमें वो दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस की इस तरफ जांच को लेके जाएगी। बजरंग जी, क्या ऐसा हुआ इस दौरान बीच में? पिछली बार भी हम लोगों ने लगातार लाइव कवर किया था आपके आंदोलन को, जो आप लोग जंतर मंतर पर बैठे थे। इस दौरान बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोग फिर से मजबूर हुए? सबसे पहले तो जितने भी आप हमें सुन रहे देशवासी, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस लड़ाई में आप सब भी एकजुट होके, क्योंकि ये एक बजरंग की, विनेश की या साक्षी की लड़ाई नहीं है, पूरी देश की बेटियों की लड़ाई है, जो उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है। और हमें जो विश्वास दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि भाई आप लोगों के साथ न्याय होगा, तो वो जब इस जो और साइड कमेटी बनाई थी तो वो बोल रहे कि इन्होंने खिलाड़ियों ने बयान नहीं दिए। खेल मंत्री जी का मैं कल बयान सुन रहा था कि भाई उन्होंने कोई पुख्ता सबूत ही नहीं दिए कि हम किस पे एक्शन करें, वो बयान देने के लिए आए नहीं। और उन्हीं की एक जो कमेटी की एक मेंबर है राधिका श्रीमन, उन्होंने बोला थी कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज की थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक लड़की ने तो दी थी ना, तो उस पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई खेल मंत्री जी ने? क्यों ऐसा किया कि उन्होंने बोल रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को कोई सबूत नहीं दिए? और उसके बाद हमें 3 महीने यहाँ वेट करने के बाद हम दोबारा आए हैं, क्योंकि ना तो हमें कोई बात कर रहा था, ना खेल मंत्रालय से कोई भी बात कर रहे थे हमसे। हम कमेटी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई वो लोग दोबारा से नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, रैंकिंग सीरीज करवा रहे हैं, बृजभूषण के ही लोग, बृजभूषण वहाँ उनको सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं सभी फेडरेशनों को बुला के। और जो सेक्रेटरी हैं विनोद तोमर जी, वो उनको मेडल सेरेमनी कर रहे, जिनको खेल मंत्रालय ने सस्पेंड किया था। तो वो कौन से खिलाड़ियों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई खिलाड़ी हमारे पास नहीं आए, वो वहाँ जाके बैठ गए?
क्या आप लोगों को विनेश जी कमेटी ने अप्रोच किया था कि आप सबूत दीजिए? आप लोगों ने सबूत दिए या जिन लोगों बच्चियों ने कंप्लेन किया था उन्होंने सबूत दिए? देखिए मैम, 3 महीने का जो टाइम था, पहले तो उन्होंने टाइम ही ज्यादा ले लिया। उन्होंने 4 वीक्स का बोला था हमें स्टार्टिंग में, और जब कमेटी बनाने के टाइम पे जब बात हुई थी तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि अगर हमें कुछ भी अगर हमें मिलता है इस जांच में तो हम खुद एफआईआर करेंगे। तो उस चीज पे हम एग्री हुए थे, ना कि सिर्फ कमेटी जो भी काम करेगी उसके ऊपर नहीं हुए थे हम। और जब जब कमेटी ने हमें ईमेल किया कि आपको आना है बयान दर्ज करवाने के लिए, हम सब एथलीट गए हैं। कम से कम 14-15 लड़कियों ने वहां जाके अपनी आप बीती सुनाई थी। और फिर उसके बाद में जब कमेटी के ही लोग सोर्सेज बन के मीडिया में बयान देने लग गए कि किसी भी लड़की ने बयान नहीं दिया, कोई भी लड़की सामने नहीं आई, तो वो दिल को तोड़ रहा था। मतलब कि इतना गलत बिहेव कैसे कर सकते हैं? हम जा रहे हैं, हम एक एक बात बता रहे हैं, जितने प्रूफ है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल उनको ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश हो रही है। तो वहां से हमें कमेटी के ऊपर मतलब हमारा विश्वास डगमगाने लग गया था कि ये लोग, हमें नहीं लगता कि हमारे साथ में बिल्कुल भी न्याय करेंगे। विनेश जी, आप कह रही हैं कि लगभग 14 से 15 बच्चियां गई थी उस कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने? हाँ जी, 14 से 15 लड़कियां गई थी और सभी ने अपने अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। जितने हम प्रूफ दे सकते थे हमने उनको प्रूफ दिए। लेकिन उन्होंने जब अभी कमेटी की रिपोर्ट दी है, हमने धरना देने के बाद में इन्होंने पुलिस को एक रिपोर्ट दिया है कि एथलीट केयर फेडरेशन के बीच में तालमेल अच्छा नहीं था, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बातचीत भी नहीं कर रखी। और उनकी एक, जैसे बजरंग बता रहे थे, उनकी एक सदस्य थी कमेटी में, राधिका श्रीमन, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि एक लड़की ने शिकायत दी थी। तो उस लड़की ने शिकायत दी थी तो क्यों नहीं उस कमेटी ने उस रिपोर्ट में लिखा, और क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखवाई? एक माइनर बच्ची भी है जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो माइनर बच्चियां हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। जी मैम, माइनर्स भी हैं और 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी हैं, जो सामने आके जिन्होंने कंप्लेंट्स दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और लड़कियों को हम हिम्मत दें। मुझे लगता है कि इन 7 लड़कियों को अगर इंसाफ मिलेगा तो पता नहीं कितनी लड़कियां सामने आएंगी और सामने आके अपनी आप बीती शेयर करेंगे। शायद हम उनको हिम्मत दे पाए इस, अगर हमें न्याय मिलेगा तो। साक्षी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज क्या हुआ ऐसा विनेश कि हम लगातार 2 दिन से अब देख रहे हैं कि आप टूट जाती हैं, रोने लग जाती हैं? विनेश जी। जी, ऐसा क्या हो रहा है कि हम लगातार दे रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, साक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप दोनों को मैंने देखा कि आप लोग टूट गई, रोने लगी। देखिए मैम, तकलीफ होता है बहुत कि हम कितने मेडल्स लेके आए। मैंने रेसलिंग में 20 साल से ज्यादा मेरा रेसलिंग कैरियर हो गया है। इतने ओलंपिक्स में मेडल हम लोगों ने जीत लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिए। कहाँ हमारी मेहनत में कमी रही, कहाँ हमारे संघर्ष में कमी रहेगी कि जिस इंसान ने इतना गलत किया है, इतनी लड़कियों का शोषण किया है, वो लड़कियां हिम्मत करके इतने सालों बाद सामने आ रही हैं, तब भी उनका बचाव किया जा रहा है। हमारे आत्मसम्मान की, हमारे सम्मान की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। तो तकलीफ हो रही है कि हमने देश को इतना कुछ दिया है, हमने इतना संघर्ष किया है इस देश के सम्मान के लिए, हमारे सम्मान को, हमारे मान सम्मान को बिल्कुल चूर चूर किया जा रहा है हर कदम पे। तो वो चीज मतलब थोड़ा सा तकलीफ देती है कि इतना कठोर कैसे हो सकता है कोई भी। हम महिला भी हैं, हम खिलाड़ी भी हैं, हम मतलब क्या बताएं, हम तिरंगे का मान सम्मान हम बढ़ाते हैं। पीटी उषा मैम बोल रही है कि हम रूल तोड़ रहे हैं, कि हम अनडिसिप्लिन एथलीट हैं। इन अनडिसिप्लिन में रह के इतना कोई देश के लिए कैसे कर सकता है? मतलब इतना बड़ा एथलीट ऐसी बातें बोल रहा है, तो वो वही तकलीफ हो रही है। बस अब क्या बताएं, तकलीफ कभी कभी मतलब आंसू के थ्रू निकल रही है। बोल बोल के भी हम लोग ऐसे कई बार थक जाते हैं कि वो शब्द भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर से कि ऐसे होता है कि पता नहीं मतलब क्या हो सकता है हमारे साथ में। तो बहुत सारे ऐसे उलझने मन में रहती है। कोई कमी नहीं रही है विनेश जी, हम सब आपको ये बताएं कि कोई कमी नहीं रही है। अरे आपने तो अपना खून पसीना जिंदगी देश के नाम किया है। जो पहलवानी आप कर रही हैं और जो पदक देश के लिए ला रही हैं, जब तिरंगा आसमान में जाता है तो हम सबका सिर गर्व से ऊपर होता है। कोई कमी नहीं रही है।
भावुक तो आप भी साक्षी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं, क्या कहेंगी? पूरा देश आपको आज तक के जरिए सुन रहा है। अच्छा, देखो, समटाइम्स मतलब ये होता है कि इतने दिन से लगातार बैठे हैं। कल की बात बता दूं मैं, पांचवा दिन था कल हमारा, और हम दिन रात हम यहाँ हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं मच्छरों में। और फिर सडन बयान आता है पीटी उषा जी का कि ये अनडिसिप्लिन कर रहे हैं। तो ये बात सुनते ही तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका गया कि हम तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी मतलब एक न्याय की लड़ाई के लिए, और वो एकदम से बोल रहे हैं कि हम अनडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक कभी खिलाड़ी को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि डिसिप्लिन में ही रह के हम इतने ऊपर लेवल तक जाकर पदक जीत सकते हैं। वो सबसे मेन पॉइंट होता है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने तो 1 मिनट में कह दी। लेकिन महिला खिलाड़ी होने के नाते भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आप भी महिला हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप भी फिर भी यही कहते। बस यही बात का दुख है कि एथलीट होने के नाते हमारा दर्द नहीं समझ पाई हो। और तब जबकि उन्होंने खुद एक वक्त पर खिलाड़ियों के खिलाफ, फीमेल प्लेयर्स के खिलाफ उनको बुली करने का और भी कई बातें कहकर वो खुद भी एक वक्त पर उसके खिलाफ बोल रही थी। और आज पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह का पद पर पहुंचने के बाद लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उनके खुद प्लेयर थी, संघर्ष के दिन कैसे थे। जी जी साक्षी जी। एग्जैक्टली मैम। और जब वो एथलीट थी, जब वो एक्टिव थे, तो उन्होंने भी अपनी एथलेटिक फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब वो पद पे बैठ गए हैं तो उनकी पूरी विचारधारा चेंज हो गई है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि पद मिलने के बाद आदमी का व्यवहार कैसे बदल सकता है, आदमी का इंसानियत कैसे बदल सकती है। अच्छा विनेश जी, आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या है आप लोगों की मांग, क्या है? देखिए मैम, एफआईआर तो उनके ऊपर पहले ही 84 उनके ऊपर एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, जो इतने सालों से पेंडिंग है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उनमें तो, लेकिन एक और एफआईआर हो जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी दिख रहा है कि आज एफआईआर का मतलब जब भी अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मैं मजे में हूँ। तो कितना बेशर्म, किस लेवल पे वो हद तक मतलब वो इंसान है, उससे उनकी मानसिकता समझ में आ रही है। और अगर वो बाहर रहे तो डेफिनेटली देखो वो सांसद हैं, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, पॉलिटिकल पकड़ उनके पास में है, हर तरीके से वो मजबूत है। अगर वो बाहर रहे तो हमें मरवा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। उन्होंने कैमरे पे कबूल कर रखा है कि मैंने एक आदमी को मारा था। हमारे खिलाफ में मतलब उसको मारना, उसके लिए हम जैसे चिट्ठी को मसलना होता है, इतना ही है। हमें ये 6 दिन लगा लो या पहले के 3 महीने, हमें पता लगा हम खिलाड़ियों की इतनी औकात होती है जब तक हम तिरंगा लेके मैट पे घूम रहे हैं या पोडियम में हैं। उसके बाद कोई हमें नहीं पूछता खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब हमारी आवाज को दबाना बहुत कम बात है। अगर वो बाहर रहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ का भी खतरा है। हमने आवाज उठाई है तो सिर्फ न्याय के लिए उठाई है, और न्याय तभी हो सकता है जब वो उनको अरेस्ट करके जेल में डालें। उसके बाद में कितनी भी इंक्वायरी कीजिए, कितनी भी आप जांच कीजिए, हम बिल्कुल भी परहेज नहीं करें उस चीज से। हम खुद सहयोग देंगे, हर चीज में हम अपना सहयोग देंगे जितना देना चाहते हैं। लेकिन वो जब बाहर रहेंगे तो हम भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो वो एक है कि वो अगर पावर से हटेंगे, उनसे हर एक पोजीशन लिया जाएगा, वो बिल्कुल सामान्य नागरिक हो जाएंगे, तब देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बजरंग जी, आपकी बात, क्योंकि देखिए आप लोगों को एहसास तो है ही कि बृजभूषण शरण सिंह और उसकी ताकत, उसका रसूख क्या है जिससे आप लोग लड़ रहे हैं, और आपको उसको फाइट करना है। आप लोगों ने जिस तरह से ठाना है, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है, और क्या आपको लगता है कि अंततः सफलता मिलेगी? विश्वास है, और आगे भी हमें विश्वास है कि हमें वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा। और इसके लिए ये, क्योंकि भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनकी इज्जत की लड़ाई है, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े, जैसे विनेश ने बताया वो बाहुबली भी है, ये हमने ये सोच के बैठे थे हम कि हमें इसके लिए चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, वो देने के लिए तैयार हो गए, तभी हम इसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, जो भारत की बेटियाँ हैं। प्रधानमंत्री जी का ही नारा है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, पहले भी हमने अपील की थी कि आपकी बेटी आज खतरे में है, उनको न्याय की ज़रूरत है, वो फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं।
जो कभी आप उनको बुला के अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे हैं, तो उनको न्याय की उम्मीद है, तो आप उनको न्याय क्यों नहीं देते? आपका ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खेल मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए खेल और खिलाड़ी पहली प्राथमिकता है। तो मुझे तो नहीं लगता जैसे वो बयान दे रहे हैं उस हिसाब से उनके लिए खिलाड़ी और खेल पहली प्राथमिकता है। साक्षी मलिक जी, क्या एक आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बच्चियां हैं, जब भी ऐसा कोई रसूखदार ताकतवर व्यक्ति होता है तो अपने पूरे करियर को उन्हें दांव पर लगाकर अपनी आवाज सामने लानी है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये आप लोगों के लिए, और भी बड़ा है क्योंकि इन सब की जवाबदेही आप 3-4 जो मुख्य तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं, जो पहले से अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये एहसास भी आप लोगों को कहीं ना कहीं, और विनेश जी ये भी कह रही हैं कि जान तक को खतरा लगता है। साक्षी जी। देखो मैम, मैं ना 12 साल से सीनियर कैंप में हूँ, और जब से मैं सुनती आई हूँ लड़कियों से, और जो भी अभी हमारी जूनियर लड़कियां हैं, जो भी कैंप्स में चलता है, जो भी उनके साथ होता है, बहुतों ने मुझे आके स्टोरीज बताई हैं, विनेश को आके स्टोरीज बताई हैं। तो उसके बाद भी ठीक है, हम चुप रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ही डर है, और सब बता भी रहे हैं, और हमें पता भी है कि वो कितना बड़ा बाहुबली है। तो सडन हम एक जगह वैसे ही बैठे थे टूर्नामेंट में, तो हमारी बात हुई, फिर और भी बहुत सारे मुद्दे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई कि हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ही नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। और हमारी लड़ाई लड़ने से, हमारे आगे स्टेप उठाने से बहुत सारी लड़कियाँ प्रेरित होंगी, और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं जिनमें ये सब होता होगा, लेकिन सब आगे उठ के नहीं आना चाहते। इसलिए हमने ये सोची हम कि ये पहल करें, और आगे आने वाले जो हमारा रेसलिंग का फ्यूचर है उसको सेव करें। तो हमने बहुत सोच समझ के कदम उठाया था। बहुत हमारे बड़े ने, बहुतों ने ये भी समझाया कि आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपको पूरा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, रेसलिंग ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमको रेसलिंग को बहुत कुछ वापस देना है, इसलिए हमने सबने डिसाइड किया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब आप तीनों का, विनेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, हमारे साथ जुड़े आप, और एक बार फिर से मुझे लगता है तालियों के साथ, क्योंकि देखिए नाम किसी का जीतने पर ट्रेंड, एक सेकेंड, नाम किसी का जीतने पर ट्रेंड करा देने से सम्मान नहीं होता है किसी खिलाड़ी का। 4 बधाई किसी के लिए लिख देना कि आपने हासिल किया, देश का नाम किया, ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान तब होता है जब व्यवस्था की कुरीतियों के खिलाफ कोई बेटी आवाज उठाए तो उसकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल किया जाए, ये होता है सम्मान। आप सभी तीनों बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास मैं सूर्य मैथिल साहब आना चाहती हूँ। ये जो बृजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत और रसूख दिखा रहे हैं, और आज भी हंसते हुए आ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, ताकत कितनी है उनके पास कि एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस पीएचक्यू में बैठक कर रही है? धन्यवाद अंजना जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। देखिए अंजना जी, अभी मैंने देखा और सुना, हमारे जो पहलवान भाई और बहन हैं उन्होंने कुछ बातें कही, आरोप लगाए, और मैं तो बहुत विनम्रता से, ये तीनों मेरे सामने हैं, मैं सिर्फ 2 शब्द पूछना चाहता हूं। ये जितना भी विषय उठा 18 जनवरी 2023 को पहली बार धरना दिया गया, उससे पहले क्या मेरी किसी भी बहन ने किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कोई भी एक पुलिस कंप्लेंट, कच्ची कंप्लेंट भी लिखवाकर, स्टैंप लगवाकर ली थी? क्या इन्होंने आज से पहले किसी भी थाने में जाकर कोई कंप्लेंट लिखवाई थी? आज सुप्रीम कोर्ट गए, क्या उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी? आखिर क्या कारण है? ये सारा विषय जब फेडरेशन ने नियम चेंज किए उसके बाद ही शुरू हो गया। ठीक है, जवाब सुनिए। ठीक है, जवाब सुनिए विनेश जी। देखिए जी, अभी आप खुद देख लीजिए मैम, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, पूरा रेसलिंग का कम्युनिटी इकट्ठा हो गया है, फिर भी एफआईआर नहीं हुई है। अगर एक लड़की आ जाती, आपको लगता है वो जिंदा बच जाती? मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, क्या एक लड़की अगर आ जाती है एफआईआर करने के लिए, क्या उसको जिंदा रहने देता बृजभूषण शरण सिंह? जब हम 7 खिलाड़ी और पूरा रेसलिंग कम्युनिटी इतने डर में है कि वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, उसके ऊपर 84 जो एफआईआर पहले से दर्ज हैं, उस इंसान के खिलाफ बोलना इतना आसान होता है?
अगर इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या ये सवाल सेम पूछते हमसे? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ऐसे नहीं कि आप ब्रजभूषण की साइड बोल रहे हैं इसलिए। तो ऐसे बात बोलना कि रूल चेंज हुए, कौन से रूल सर? रेसलिंग में तो सालों से रूल चेंज होते आ रहे हैं, रूल चेंज होने से क्या है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रूल तो बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, तो रूल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम रेसलिंग करते आए हैं, अपने मेहनत के दम पे आए हैं, ना ब्रजभूषण के रूल बनाने से हम पहलवान बने, ना उसके तोड़ने से हम खत्म होंगे। हम अपनी मर्जी से रेसलिंग में आए थे, हम अपनी मर्जी से रेसलिंग छोड़ना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ना कि हम ब्रजभूषण के डर से रेसलिंग को छोड़ें। कुछ जवाब बचा? अब मैं तो पहले फिर दोबारा से वही चीज बोल रहा हूं। क्या आप सुनिए, आप नहीं समझिएगा, आप समझना चाहते ही नहीं। अंजना जी देखिए, मैं तो कह रही हूं यहाँ आप पर समझना ही नहीं सिक्के का चाहते। एक ही देखिए, सिक्के के एक पहलू को नहीं देखा जाएगा ना। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप एक कोरे कागज पे यदि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोस्ट भी कर देंगे जी, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, देश का कानून इतना कच्चा नहीं बीच में मत बोलिए। पीएचक्यू में बैठक चल रही है, देखिए इस ब्रिजभूषण शरण सिंह का असर कि पीएचक्यू में बैठक क्यों, राव साहब जी, एफआईआर दर्ज करने के पहले पीएचक्यू में बैठक होती है, नहीं और वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में? कभी नहीं। ये क्या मजाक है? अंजना किसका जी, डर है, किसके खौफ में है? अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको सलाम करता हूं कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा आज यहाँ पूरे देश और नहीं विश्व के सामने लाया है। हमारे देश की जो आन शान जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में कोई भी अत्याचार ऐसा हुआ है या यौन शोषण का हुआ है, तो अभी कोई ये कहे कि नहीं कंप्लेंट नहीं हुई इसलिए दर्ज नहीं हुआ। डेफिनेटली कोई न कोई तो बात है ना। जब आईसीसी में कंप्लेंट हुई है, जो उसमें इंक्वायरी हुई है, 30 महीने का टाइम था, तो कंप्लेंट थी, कभी हुई ना। एक सेकंड रुक जाइए विनेश जी, साक्षी मलिक भी हमारे साथ है और बजरंग जी। ये एक्सक्लूसिव बातचीत ब्रिजभूषण शरण सिंह से आज तक ने की है, जिसमें वो इस्तीफे के लिए कुछ कह रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। सुनाइए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और इसी के साथ इस्तीफे से खिलाड़ी संतुष्ट तो दे दूंगा इस्तीफा। जल्दी से सुन लीजिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। इस्तीफे के लिए वो तैयार दिख रहे, सुनिए। ब्रिजभूषण जी, दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर कर रही है इस पूरे मामले में। जो खिलाड़ियों ने मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः असंतुष्ट हूं और खिलाड़ियों की बहुत दिनों से मांग चल रही थी, जिसको लेकर के ये धरना भी दे रहे थे, और इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं और जहां जरूरत पड़ेगी जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। जी, पर संतुष्ट हैं या सहमत भी हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि एफआईआर होनी चाहिए, तो उसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको दोषी मान रहे हैं। देखिए, सहमत भी हूं और संतुष्ट भी हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। उससे असहमत होना या उस पर सवाल खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जो भी किया है, उसका स्वागत है। जी, तो फिर इससे बढ़िया ये नहीं होता ब्रिजभूषण जी कि आप इस्तीफा ही दे देते? आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, और अगर आपको क्लीन चिट मिलता है तो फिर आप दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं सर, इनकी मांग बार बार बदलती है। इनकी मांग आप पूरे आंदोलन में देखिए तो शुरुआत में इनकी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट का प्रकरण लेकर के आए। फिर उन्होंने सरकार से मांग की कि एक जांच कराइए। सरकार ने 2 कमेटी बनाई, जांच पूरी हुई और जांच की रिपोर्ट का इन्होंने इंतजार नहीं किया, तीसरा मामला लेकर के बैठ गए और फिर इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आखिरी सवाल यह है, आपके हाथ में इस्तीफा देना है, आप उस विकल्प को क्यों नहीं चुनते हैं? इस्तीफा पूछिए, इस्तीफा से अगर ये संतुष्ट हो जाए तो मैं आपके पास भिजवा देता हूं। तो आप अगर इस्तीफा ही है, संतुष्ट हो जाए, इनसे पूछिए तो मैं भिजवा देता हूं। तो कहेंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या एहसान कर रहे हैं। अगर इस्तीफा ही इनका है तो इस्तीफा मैं आपको भिजवा देता हूं, आप भिजवा दीजिए इनको।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये लोग अपना धरना वापस ले लें, अपना प्रोटेस्ट वापस ले लें, तो आप दे देंगे इस्तीफा? मैं आपको, आप कहें इनसे बात कर लीजिए, ये जाएं अपनी प्रैक्टिस करें, मैं इस्तीफा आपको भिजवा देऊंगा। तो आप तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए? अपराधी बनकर नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये अगर ये इस बात पर उठने तैयार है, अपनी प्रैक्टिस करने तैयार है, अपने घर जाने तैयार है, तो इस्तीफा क्या बड़ी चीज है, दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा क्या बड़ी चीज है? विनेश जी, आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह को। मैम, हमने आज जो बोला है, हमने सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन से इस्तीफा नहीं, इनका तो कार्यकाल खत्म हो चुका है रेसलिंग फेडरेशन का, तो हमें इस्तीफा चाहिए सांसद पद से। और पहले भी हमारी यही मांग थी, जब हम सबसे पहली बार आए थे, हमने पूरे देश के सामने बोला था, मीडिया के सामने बोला था कि इन्होंने लड़कियों का यौन शोषण किया है। लेकिन हम इस गंदगी में नहीं घुसना चाहते थे। हमें पता है कि हम FIR दर्ज करेंगे, उसके बाद पुलिस में जाएंगे, बहुत लंबा सिस्टम है, हम उस दलदल में नहीं घुसना चाहते थे। लेकिन हमने बोला कि हमें इस आदमी से बचा लो, लड़कियों को बचा लो, इसको कैसे भी यहाँ से हटा दो प्लीज। हमने इतनी रिक्वेस्ट की, फिर कमेटी के सामने गए। कमेटी के सामने हमने जो बात एक्सेप्ट की थी, उन्होंने बोला था कि हम फाइंडिंग देखेंगे कमेटी की, उसके बाद में हम खुद FIR करवाएंगे। फिर से मैं आपको रिपीट करी, उन्होंने बोला था कि आप कमेटी के सामने आइए, हम फाइंडिंग देखेंगे, अगर कुछ भी हमें फाइंडिंग मिलता है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, हम खुद FIR करवाएंगे। इस चीज पे हम सहमत हुए थे। ये निर्दोष है, ये इसके ऊपर सहमत नहीं हुए थे कि इनको रेसलिंग से भगा दो। हम तब भी इसी बात पे थे कि हमें न्याय मिले। और अभी इतना उन्होंने हमारी हर एक लड़की की बात आउट कर दी। हम, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमारी इज्जत मान सम्मान हमारे लिए अपनी जान से भी पहले है। हम नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने आके बोलना कैसे, जो हो चुका था हम उसको एक्सेप्ट करके आगे इतने सालों तक बढ़ ही रहे थे कि ये आदमी का कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर हिम्मत करके हम सामने आए। इस आदमी ने इतनी पावर यूज करके एक एक लड़की का नाम आउट कर दिया, हमारी जिंदगी बिल्कुल खतरे में डल गई। हमें एक एक पल का ये था कि कभी मरवा सकता है। तो इतना सब होने के बाद में भी ये बोल रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ये घर चले जाएंगे। नहीं सर, आज भी हम क्लियर कर रहे हैं, अभी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपने जो लड़कियों के साथ में हरासमेंट किया है उसकी सजा तो आपको लेनी पड़ेगी। ये आप हमारा अनुरोध लगा लीजिए, आप ये हमारी न्याय के खिलाफ लड़ाई लगा लीजिए, लेकिन हम सच के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक हमारी सच की लड़ाई में हम जीत नहीं जाते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम यहीं पे रह के ट्रेनिंग करेंगे, और यहीं पे रह के ट्रेनिंग करके भी हम देश के लिए मेडल लेके आएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिला देती हूँ। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब आंखें दिखाई तब जाकर अब FIR की बात हो रही है। क्या ये ग्रॉस इनजस्टिस नहीं है? इस देश का कानून कहता है ना कि अगर एक भी बच्ची कंप्लेन करे यौन उत्पीड़न का तो फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए। फिर ये कैसे हो रहा है? ये अंजना जी, इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर मैं बहुत गंभीरता से एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे समय दीजिएगा। इसमें इमोशनल चार्ज होने का, मुझे आपने यहाँ बुलाया भी है एक कानून के विद्यार्थी के नाते। मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कानूनी रूप से इसका विश्लेषण करने। भावनात्मक रूप से आप चार्ज हैं, मुझे दिख रहा है, सारे बच्चे चार्ज हैं, दिख रहा है। हो सकता है मैं यहाँ नहीं है, मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछ रही हूँ कि आप नहीं है, आपको नहीं लगता है कि क्रॉस क्वेश्चन करेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाऊंगा। मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह हो सकता है दिखूं। आपको मेरा जवाब मिला? मेरा जवाब मिला? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में इसका बहुत ही सूक्ष्म आकलन करना जरूरी है कि ऐसे मामले से क्या सारी व्यवस्थाओं को बदला जाएगा। यदि ये एक लड़की से संबंधित मामला है, नारी के या लड़की के किसी अपमान से संबंधित मामला है, तो निश्चित रूप से तुरंत उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जो लोग कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं, जो एजेंसियां, उन एजेंसियों में सरकार के मंत्रालय की अपनी इनिशिएटिव है, पुलिस है, और यदि पुलिस और सरकार फेल हो जाए तो वहां पर न्यायपालिका है, उसमें CRPC का 156(3) कहता है। वक्त की कमी है थोड़ा, जल्दी से। हाँ, इतना संवेदनशील मुद्दा है। आपने मुझे, मैं यदि क्योंकि प्लेयर्स को बोलना, मुझे लगता है कि आज सभी प्लेयर्स को ही सुनना चाह रहे हैं, इसलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आपने कहा है कि जो केस होना चाहिए था, जल्दी से आपकी बात। देखिए अंजना जी, मैं जिस पार्टी से आता हूँ, हरियाणा में प्रतिनिधित्व हम करते हैं। हर खिलाड़ी वहाँ पे आन बान और शान जो है हरियाणा की जानी जाती है खिलाड़ियों के नाम से।
आज के टाइम में जो हमारे खिलाड़ी की आंखों में आंसू है, वो आंसू तब अच्छे लगते हैं जब हमारा झंडा विदेशी धरती पे सर्वोच्च दिखता है, जंतर मंतर पर नहीं। उनके साथ है इस लड़ाई में। जी यानी ताकत लगती है जब इस तरह की बात कोई सामने करने आता है। यहाँ 50% बच्चियां बैठी हैं और आप भी हैं और मैं भी हूँ, उसके बाद ये आई हैं और इनको मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि 11 केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण का प्रतीक दिखाई जाती हैं, एक भी इनके पास नहीं आता, महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं आती और इनडिसिप्लिन उस बृजभूषण शरण सिंह का नहीं दिखता। साक्षी जी आपका कमेंट, आपका कमेंट। जो बृजभूषण शरण सिंह की बात आपने सुनी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे साक्षी जी? मैम मैं यही कहना चाहूँगी, देखो वो विनेश ने बिल्कुल सही उसको एक्सप्लेन किया है कि हम इस गंदगी में पहले नहीं घुसना चाहते थे, हम सिर्फ ये आए थे कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन से इस्तीफा दो और एक नई शुरुआत हो रेसलिंग फेडरेशन की। लेकिन ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, कमेटी ने फेवर में फैसला नहीं दिया, उन्होंने जो भी था सब रिपोर्ट, जो भी मतलब लड़कियों ने बयान दिए थे, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने एक भी सीरियस लिए हैं, क्योंकि सोर्सेज के थ्रू पता चला कि उनको क्लीन चिट मिल गई, वो हमने देख भी लिया था। वो अपने ही हल्के में नेशनल्स करवा रहे थे, वहाँ पे वो अपने ही घर में फेडरेशन रन कर रहे थे, तो कहाँ मिला हमें इंसाफ? ठीक, तो बस यही है कि मैम अब इस देश की सर्वोच्च अदालत ने साक्षी जी कहा है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो रही है और इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद एक बार जगी। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग पुनिया जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनेश फोगाट आपका भी, और साक्षी मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन बच्चों ने भी आपकी तमाम बातें सुनी, प्रश्न इनके नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम एक संदेश जरूर है। बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, मांग ये है कि कानून व्यवस्था में जो प्रावधान है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फौरन केस दर्ज होता है, एफआईआर करिए, जांच करिए, सच सामने आए और इसी के साथ इंसाफ की बात हो। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बातें खबरों के लिए। आप देखते रहिए आज तक।